सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? ठीक है सभी? ठीक है बेटा। हम कक्षा 11वीं में हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1 में पाठ नंबर 8 जामुन का पेड़ पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक कृष्ण चंद्र जी हैं। उनका जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था और उनका देहांत 1973 ईस्वी में हो गया था। ठीक है। इनका पाठ जामुन का पेड़ एक सुप्रसिद्ध कहानी है। ठीक है। तो इसमें लेखक हमें बताता है कि रात को तेज आंधी आई और व्यापार विभाग के लॉन में लगा हुआ जामुन का बहुत बड़ा पेड़ गिर गया। उस पेड़ के नीचे आदमी दब गया और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो वहाँ का जो माली था, पीएन था, उसने दफ्तर के सुपरिटेंडेंट को बताया। चारों ओर विभाग के कर्मचारी इकट्ठा हो गए। माली यानी कि पीएन जो वहाँ पर देख रेख करने वाला था, उसने बताया कि गिरे हुए जामुन के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति जब दबा हुआ है, लेकिन वह अभी जिंदा है। फिर कहता है कि जब पेड़ को हटाकर दबे हुए व्यक्ति को निकालने की बात आई तो सुपरिटेंडेंट की आज्ञा का इंतज़ार किया गया। एक अफसर ने दूसरे अफसर को बताया, दूसरे अफसर ने तीसरे को बताया, तो बात कहाँ तक पहुँच गई? मंत्री तक पहुँच गई। फिर मंत्री की आज्ञा का इंतज़ार किया गया। इसी कहासुनी में आधा दिन बीत गया। जब कुछ क्लर्क पेड़ को हटाने लगे तो सुपरिटेंडेंट ने वहां आकर बताया कि इस संबंध में किसी विभाग को फाइल भेजनी चाहिए, इसलिए वहां से उत्तर आने पर पेड़ को हटा दिया जाएगा। ठीक है। कहता है कि इसलिए वहाँ से अगर उत्तर आता है, वहाँ से वो कहते हैं कि पेड़ को हटा दो, तो पेड़ को हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो फिर वो कहता है कि पेड़ को हटाने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो कृषि विभाग की है, वो आएंगे, वो हटाएंगे। ठीक है। तो इसलिए वो पूरा दिन वहाँ से बीत जाता है। ठीक है। फिर कहते हैं कि जब कृषि विभाग से जवाब मिलता है उनको कि वह तो फलदार पौधा है, पेड़ को उसके स्थान पर बनाए रखने के लिए पुलिस का प्रबंध करना चाहिए। फिर कहता है कि एक सिपाही ने दबे हुए आदमी से दया की और माली को अनुमति दी कि वह उसको कुछ खिला दे। माली ने जब आदमी का पता पूछा तो उसने बताया कि वह लावारिस है। ठीक है। तीसरे दिन कृषि उद्यान विभाग से उत्तर आता है कि सरकार तो पेड़ लगाने की योजना चला रही है और तुम पेड़ काट रहे हो। ठीक है। तो ऐसे ही वो पूरा दिन वहाँ से बीत जाता है। एक बहुत बोलने वाला व्यक्ति है, वो कहता है कि पेड़ तो हम हटा नहीं सकते, तो चलो व्यक्ति को बीच में से ही काट देते हैं, और जब इसके दो भाग हो जाएंगे, दो हिस्से हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, तो प्लास्टिक सर्जरी से इसको हम एक कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही व्यक्ति पता नहीं वहाँ पर इस तरह की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर वो कहता है कि उस मन चले व्यक्ति की सलाह को मानते हुए उस दबे हुए व्यक्ति को फाइल चिकित्सा विभाग को भेजी गई। वहाँ से एक योग्य प्लास्टिक सर्जन आया जिसने कहा कि इस आदमी का ऑपरेशन तो सफल हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से यह मर जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पर बातें चल रही होती हैं। अंत में कहते हैं कि अगले दिन आदमी के सेक्रेटरी ने जामुन के पेड़ तले दबे हुए आदमी को यह सूचना दी कि उसे अकादमी का सदस्य बना लिया गया है, लेकिन दबा हुआ आदमी उसे कहता है कि वह उसे पेड़ के नीचे से निकालने का प्रयत्न करे। अगले दिन माली ने उस आदमी को बताया कि वह वन विभाग के आदमी पेड़ को काटेंगे और उनको बचा लेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। विदेश विभाग की आज्ञा से पेड़ को काटने से रोक दिया गया। क्योंकि एक विदेश से मंत्री आता है, उसने वह अपने हाथों से लगाया था, इसलिए वहाँ पर कोई भी है उस पेड़ को काट नहीं रहा था। ठीक है। तो अंत में क्या होता है, वो था पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री। ठीक है। उसने वह अपने हाथ से उस पेड़ को लगाया था। पेड़ काटने से दोनों देशों के संबंध है वो खराब हो जाते हैं, यानी कि जो उनमें आपसी मित्रता थी वो समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो श्याम को सुपरिटेंडेंट ने दबे हुए आदमी से कहा कि कल प्रधानमंत्री की आज्ञा से यह पेड़ काट कर उसे बचा लिया जाएगा, परंतु हुआ क्या? वह मर चुका था।
ठीक है। और बीच में एक हमारी ये बात रह गई, वह कवि भी है, लेखक भी है, ठीक है, सांस्कृतिक विभाग से वह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे हम। रात को बड़े जोर का जकड़ आया, जकड़ यानी कि आंधी आई। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा कलरक के पास गया, कलरक दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक कलरक बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा कलरक याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा कलरक लगभग रुआसा होकर बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया है, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतनी भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ। फिर कौन कहता है, दबा हुआ व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। कराहते यानी कि उसको दर्द हो रहा था, उसने मुश्किल से अपनी थोड़ी बहुत गर्दन उठाई होगी और उसने कहा कि मैं जिंदा हूँ। जिंदा है, एक कलरक ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और कलरक लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से कलरक एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले कलरकों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज देता हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। और बीच में जो ये बेटे पहरा आता है, ऊपर जो हमने अध्ययन किया है उसी का सारांश है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि रात को आंधी आती है, ठीक है। उस तेज़ आंधी में एक फलदार पौधा जामुन का पेड़ गिरता है और जब आंधी आती है तो व्यक्ति है उस आंधी से बचने के लिए उस पेड़ के तने के नीचे छिप गया होगा, ठीक है। उसके कि मुझे ज़ोर से हवा न लगे, आंधी मेरे को नुकसान न पहुंचाए, उसने ऐसा सोचकर उस पेड़ का सहारा लिया होगा। लेकिन वह जामुन का पेड़ गिर गया और उसके नीचे वह आदमी है दब गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, अगले दिन सुबह जब माली उसको देखता है तो वह अपने ऑफिसर से बताता है जो उनसे बड़ा होता है। वो एक दूसरे से कहते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए पूरा दिन है निकल जाता है, ठीक है। बात जाती है कृषि विभाग से। कृषि विभाग कहता है कि ये तो व्यापार विभाग के अधीन है, ठीक है, वही वो हटा देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हुए पूरा दिन है
वहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज एवं खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर इस पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्ले पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो उसे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं देता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो हम आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहता था। ठीक है, कोई भी उस पेड़ को काटना नहीं चाहता था। वहाँ पर एक पुलिस यानी कि कांस्टेबल सिपाही भी तैनात कर दिया गया कि कोई इस फलदार पौधे को न काटे, लेकिन वह सिपाही जो है उसे दया आती है दबे हुए आदमी पर, और वह माली को कहता है कि इसको थोड़ा बहुत खाना दे दो। ठीक है, माली तब कहता है कि तुम्हारी फाइल चली हुई है, कल शायद तुम यहाँ से निकाल दिए जाओगे। फिर माली उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ जान पहचान वाला अगर कोई है तो मैं उसको सूचना दे दूंगा कि तुम यहाँ पर दबे हुए हो। लेकिन वह दबा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैं लावारिस हूँ। ठीक है, इस तरह से वहाँ से बातें आपस में चल रही हैं। कोई व्यक्ति कुछ कहता है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं सोचता कि दबा हुआ व्यक्ति है, इसके ऊपर कितना वजन गिरा हुआ है, उसको हटाने की वो कोशिश नहीं करते। तो वह ज़रूरी समझते हैं कि पौधा, ठीक है, सरकार ने स्कीम चला रखी है, योजना चला रखी है कि पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए, लेकिन वहाँ पर जब बात आती है तो सरकार की योजना पर ही सोचते हैं, उस दबे हुए व्यक्ति की सांसों की कोई परवाह नहीं करता। आगे बढ़ेंगे। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। कौन कहता है? ये दबा हुआ व्यक्ति। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, आपत्ति यानी कि दुख। यह भी ठीक कहता है, एक कलरक बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, विद्यार्थी जानते होंगे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी के दो टुकड़े हो जाए और प्लास्टिक सर्जरी से उसको जोड़ दिया जाए और वह जीवित हो जाए। ठीक है, ये मूर्खता की बात होती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बीच में जो पहरा आया है उसका हमने अध्ययन कर लिया। नीचे से पढ़ेंगे हम। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और उस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची। उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी।
कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम। तुमको खबर होने तक मिर्ज़ा गालिब का शेर है ये, ठीक है। किसका है? मिर्ज़ा गालिब का। तकाफुल होता है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे। तगाफुल होता है धोखा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसका कहने का मतलब ये है कि अब तुम मेरे साथ कितना धोखा करोगे कि मेरी सांसें तुमको इतनी अहमियत नहीं देती, तुम एक पेड़ को अहमियत दे रहे हैं, ठीक है। उसका दुख इस शेर में बयां किया गया है। आगे बढ़ेंगे। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट को कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य है संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है? सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, ये कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फ़ौरन बोला और फ़ौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्टर की। ठीक है, बीच में जो पहरा आया बेटे, ये सारांश है ऊपर जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये बात ऐसे चली हुई थी, उनको पता चलता है कि यह एक कवि है, लेखक है। तो वहाँ पर कल्चरल विभाग को सूचना दी जाती है। वहाँ से एक ऑफिसर आता है, वह उससे तरह तरह की बातें करता है और वो कहता है कि उसको पता चलता है कि ओस के फूल एक महान सुप्रसिद्ध एक रचना थी। कहता है कि तुम उसके लेखक हो। तो फिर वो कहता है कि हमारी अकादमी के मेंबर भी हो। उनको पता चलता है कि नहीं। फिर वह इतना दुख बयां करता है कि तुम अभी तक हमारी अकादमी के मेंबर नहीं हो, इतना बड़ा कवि हमसे कैसे छूट गया है। तो वह अपने विभाग को सूचना देता है। तो वहाँ पर उनकी टीम है वो आती है। आगे पढ़ेंगे। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर यानी कि दुखी भाव से। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं।
अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। फॉरेस्ट यानी कि वन विभाग को। श्याम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वस्थ जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह से उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनका पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लोन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि अंदेशा यानी कि संदेशा, ठीक है। अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। संबंध यानी कि मैत्रिक जो संबंध थे, मित्रता थी, वो मिट जाएगी। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक कलरक चिल्लाया। दूसरी और 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे कलरक ने पहले कलरक को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। पूर्ण यानी कि सभी जगह से वो आई है, ठीक है। पूर्ण होती है समाप्त होना, ठीक है। समाप्त यानी कि सही तरह से उनके पास आ गई है। पूर्ण होती है पूरा होना, ठीक है। पूर्ण होता है पूरी हो जाना, पूरा होना। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। निर्जीव होता है जो एक जगह रुक जाता है। लंबी पात होती है एक लाइन, ठीक है। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमने इस पाठ में यह सीख मिली है कि बेटा अगर व्यक्ति इंसान के काम नहीं आ सकता तो हमें किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले हमें दूसरे मुसीबत में जो व्यक्ति है उसकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा किसने बताया है इस पाठ में? पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। उनके पास फाइल देर से गई है लेकिन उन्होंने तुरंत निर्णय लिया है कि इस व्यक्ति को बचाया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो जामुन का पेड़ कहानी है इसका संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया है। धन्यवाद।